नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा आज वापस आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारा हिंदी के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है समास। और समास के अंतर्गत हम पिछली वीडियो में समास का सामान्य परिचय, उसकी परिभाषा और उसके वर्गीकरण के बारे में हम बात कर चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी थी वो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ध्यान रखना, क्योंकि किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो उसका सामान्य परिचय जानना बहुत ज़रूरी कि समास कहते किसे हैं, समास होता क्या, कितने प्रकार का समास होता है, ये सब बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो हमने सामान्यतः हमने देखा था कि जो समास होते हैं, समास का जो वर्गीकरण था वो हमने बात करी थी। ध्यान रखना विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक है समास। और इस समास टॉपिक के अंतर्गत हमने बात करी थी समास के प्रकार की। तो समास के प्रकार की अगर हम बात करें तो समास के प्रकार की पद की प्रधानता के आधार पर, इसके आधार पर पिछले वीडियो में भी हमने बात कर चुके हैं कि पद की प्रधानता के आधार पर जो समास होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। हमने पिछले वाले वीडियो में भी बात करी। कितने प्रकार? 4 प्रकार के। पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि पूर्व पद, या फिर इसकी जगह हम कह सकते हैं प्रथम पद, जहां पर प्रधान होता है उस समास का नाम क्या था? अव्ययी भाव। कौन सा समास था? ध्यान रखना, यहां पर हमने बात करी थी अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर था उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद, यानी कि द्वितीय पद प्रधान। अगर हम इस समास की बात करें कि उत्तर पद जहां प्रधान होता है तो उस समास का नाम था तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। जिस समास के अंतर्गत पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि प्रथम पद जहां प्रधान होता है, उस समास का नाम क्या था? अव्ययी भाव। और जिस समास में उत्तर पद यानी कि बाद वाला शब्द जहां प्रधान होता है उस समास का नाम है तत्पुरुष समास। आगे बात करते हैं नंबर 3, जहां दोनों पद या दोनों पद की जगह शब्द आ सकता है उभय पद प्रधान। जहां पर उभय पद प्रधान होता है या दोनों पद जहां प्रधान होते हैं उस समास का नाम याद रखना द्वंद्व समास। और नंबर 4 पर बात करें तो जहां पर दोनों ही प्रधान नहीं होते बल्कि जहां अन्य पद या तृतीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। उस समास का नाम क्या है? ध्यान रखना विद्यार्थियों, उस समास का नाम है बहुव्रीहि समास। तो पद की प्रधानता के आधार पर अगर हम समास की बात करें तो समास कितने प्रकार के बताए? 4 प्रकार के। यहाँ पर पहला था पूर्व पद प्रधान या प्रथम पद प्रधान। कौन सा था? अव्ययी। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा जहां पर उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान है उस समास का नाम क्या है? तत्पुरुष समास। और तीसरा जो समास था उसका नाम था दोनों पद या उभय पद प्रधान, तो वो कौन सा है? द्वंद्व समास। और जहां पर अन्य पद या तृतीय पद जहां प्रधान होता है उस समास का नाम है बहुव्रीहि समास। फिर हमने देखा था कि जो समास होते हैं वो जो तत्पुरुष समास होते हैं, इस तत्पुरुष समास की 2 भेद थे। एक का नाम है द्विगु समास और दूसरे का नाम है कर्मधारय समास। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। तो ध्यान रखना, सामान्यतः जो समास होते हैं वो कितने प्रकार के हो जाते हैं? 6 प्रकार के होते हैं।
सामान्यतः समास। हिंदी भाषा में अगर हम समास की संख्या की बात करें तो ध्यान रखना समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पूर्व पद प्रधान पूछे तो अव्ययी भाव बताना है, उत्तर पद प्रधान पूछे तो तत्पुरुष, जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व, और जहाँ दोनों ही प्रधान नहीं होते बल्कि अन्य पद जहाँ प्रधान होता है उस समास का नाम है बहुब्रीहि समास। तो सभी विद्यार्थी एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें यहाँ पर, ताकि आपको याद रहे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बात करें, एक एक करके हम समासों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो हम सबसे पहले जो समास पढ़ने वाले हैं उस समास का नाम है अव्ययी भाव। कौन सा समास पढ़ेंगे? अव्ययी भाव समास। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट समास है और बहुत इजी समास है, आपको चुटकियों में याद होने वाला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, पहली और इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पर पूर्व पद का दूसरा नाम क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं प्रथम पद। तो जिस समास में पूर्व पद या प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान। तो जिस समास के अंतर्गत पूर्व पद या प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, उस समास का नाम क्या है? अव्ययी भाव। बहुत सी बार एग्जाम में सिंपल सा और सीधा सा प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि किस समास के अंतर्गत पूर्व पद प्रधान होता है। ध्यान रखना विद्यार्थी, इस तरीके के सिंपल प्रश्न भी बहुत सी बार एग्जाम में आते हैं कंपटीशन के दौरान। तो हमें पता होना चाहिए कि पूर्व पद यानी कि पहले वाला शब्द किस समास में प्रधान होता है, तो वो समास का नाम याद रखना है विद्यार्थियों, कौन सा है? अव्ययी भाव समास। दूसरी बात ध्यान रखें कि अगर पूर्व पद प्रधान होता है या प्रमुख होता है, इसी के साथ साथ जो पूर्व पद होगा वो एक अव्यय होगा। याद रखना क्या होगा? अव्यय होगा। पूर्व पद क्या होता है? एक अव्यय होता है। अब अव्यय का क्या मतलब होता है या अव्यय की डेफिनेशन क्या है? अव्यय कहते किसे है? तो अव्यय के अंदर का ध्यान रखना ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो लिंग में परिवर्तित नहीं होते, यानी स्त्रीलिंग में भी वही रहेंगे और पुल्लिंग में भी वही रहते हैं, एक वचन हो या बहुवचन हो या किसी भी कारक चिन्ह का वहां पर प्रयोग हो, जिनके रूप में कोई बदलाव नहीं होता, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय की डेफिनेशन ध्यान रखना कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो ध्यान रखना पूर्व पद में क्या नजर आएगा? या तो नजर आएगा अव्यय या फिर नजर आता है उपसर्ग। ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्या नजर आएगा? अव्यय या उपसर्ग। कहां पर नजर आएगा? पूर्व पद में नजर आएगा। जहां पर पूर्व पद में कौन सा हो? पूर्व पद या तो अव्यय हो या फिर क्या हो? उपसर्ग हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसी के साथ ध्यान रखना अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद होता है, ये भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका जो समस्त पद होता है वो भी अव्यय बोधक होता है। याद रखना विद्यार्थियों, क्या होता है? अव्यय बोधक होता है। एग्जामिनर बहुत सी बार प्रश्न पूछ लेता है सिंपल तरीके से, सीधे तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद होता है वो क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय? तो फिर वहां पर आपका जो टिक है वो जाएगा किस पर? अव्यय पर। ध्यान रखना एग्जाम में पूछा गया प्रश्न पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत कि अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद होता है वो क्या होता है? संज्ञा होता है कि सर्वनाम होता है, विशेषण होता है या अव्यय होता है? तो ध्यान रखना वो भी क्या बन जाता है? अव्यय का द्योतक होता है, यानी कि अव्यय का बोध कराता है। तो हमने देखा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत पूर्व पद क्या रहेगा? प्रधान रहेगा या फिर प्रमुख रहेगा। इसी के साथ पूर्व पद कैसा रहता है? अव्यय या उपसर्ग रहता है, और पूर्व समस्त पद जो है वो अव्यय का बोध करा दे, तो वहां पर समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हम उदाहरणों पर चलते हैं, और उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे बच्चों हमने शब्द लिखा यथा शक्ति, ये एक समस्त पद है। समस्त पद की डेफिनेशन हमने बात करी थी कि जहां पर दो शब्द यानी कि एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद,
दोनों से मिलकर जो पद बनता है वो क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यथाशक्ति एक क्या है? समस्त पद है। यहाँ पर दो पद मिले हुए हैं, एक शब्द है यथा और दूसरा शब्द क्या है? शक्ति है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूर्व पद यानी कि पहले जो शब्द आ रहा है वो पहले वाला शब्द क्या है? यथा है और बाद वाला शब्द क्या है? शक्ति है। तो यहाँ पर हम बात करें यथाशक्ति, ध्यान रखना विद्यार्थियों, यथाशक्ति की अगर हम बात करें तो इसका विग्रह बनता है शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का विग्रह क्या बन जाएगा? शक्ति के अनुसार। उसी प्रकार अगले उदाहरण की हम बात करें, जैसे हमने शब्द लिखा यथाक्रम। अब ये यथा शब्द एक अव्यय है, ध्यान रखना, यथा का मतलब होता है जैसा। तो फिर इसका विग्रह क्या बन जाएगा? बोलो, क्रम के अनुसार। यथा क्रम का विग्रह क्या बन गया? क्रम के अनुसार। इसी प्रकार आप अगला उदाहरण देखें, जैसे शब्द लिखा प्रतिदिन। शब्द कौन सा लिखा? प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में पूर्व पद तो क्या आ रहा है? प्रति आ रहा है और उत्तर पद क्या आ रहा है? यहाँ पर दिन आ रहा है। पूर्व पद तो प्रति है और प्रति को आप जानते हो, प्रति एक उपसर्ग होता है। प्रति एक क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो जहां पर हमने पढ़ा है कि जहां पर पूर्व पद में या तो अव्यय हो या फिर क्या हो? उपसर्ग हो। तो पूर्व पद में यहाँ पर प्रति एक उपसर्ग आ रहा है। ध्यान रखना, प्रतिदिन का जो विग्रह बनता है वो बनता है हर दिन या प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन या फिर इसकी जगह विग्रह बन सकता है हर दिन। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखें, जैसे शब्द लिखा प्रत्येक। अब प्रत्येक शब्द भी दो शब्दों से बना है, ध्यान रखना। यहाँ पर संधि भी होती है, शब्दों में क्या हो रही है? संधि हो रही है। पूर्व पद क्या था? प्रति था। उत्तर पद क्या था? यहाँ पर एक। ध्यान रखना विद्यार्थी, इसमें एक संधि हो रही है यहाँ पर, प्रति धन एक। कौन सी संधि है? तो ध्यान रखना, प्रत्येक शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। पूर्व पद तो था प्रति, उत्तर पद क्या था? एक। तो इसका जो विग्रह बनेगा वो क्या बनेगा? ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रत्येक शब्द की अगर अपन विग्रह की बात करें कि विग्रह क्या बनने वाला है प्रत्येक शब्द में, तो इसको अपन देख लेते हैं। प्रत्येक शब्द में जो विग्रह बनेगा वो क्या बनेगा? प्रत्येक शब्द की बात करें तो यहाँ पर जो विग्रह बनता है वो बनेगा हर एक। प्रत्येक का विग्रह क्या बन जाएगा? हर एक। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? तो समास में अव्यय भाव समास के अंतर्गत हमने क्या देखा कि पूर्व पद में क्या आता है? अव्यय या उपसर्ग आता है। इसी के साथ जो समस्त पद होता है वो भी अव्यय का बोधक होता है। हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा यथाशक्ति, तो विग्रह क्या बन जाएगा? शक्ति के अनुसार। यथा क्रम का विग्रह क्या बनेगा? क्रम के अनुसार। प्रतिदिन का क्या बनेगा? प्रत्येक दिन या हर दिन। और प्रत्येक का विग्रह बनेगा हर एक। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अन्य एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख सकें। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे हम अन्य उदाहरणों की ओर बात करते हैं। यहाँ पर जैसे बच्चों शब्द लिखा आ कंठ। यहां पर पूर्व पद की बात करें तो पूर्व पद में आ रहा है आ और उत्तर पद आ रहा है कंठ। तो फिर आकंठ का विग्रह बनता है कंठ तक। आकंठ का विग्रह क्या बन जाएगा? कंठ तक। इसी प्रकार जैसे शब्द लिखा आ जीवन। आजीवन का विग्रह क्या बनेगा? जीवन भर। यहां पर आप देख रहे हो पूर्व पद में उपसर्ग आ रहा है आ। कौन सा आ रहा है? आ। तो जहां भी पूर्व पद में अव्यय या उपसर्ग हो वहां पर कौन सा समास लगाएंगे? हम अव्ययी भाव समास लगाएंगे। जैसे शब्द लिखा प्रत्यंग। अब प्रत्यंग शब्द में आप संधि बता सकते हो। प्रत्यंग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्यंग शब्द। प्रत्यंग का संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस अंग, प्रतिधन अंग। और ये संधि है कौन सी? यण संधि। कौन सी संधि है?
यण संधि। तो इसका विग्रह अगर अपन समास विग्रह की अपन बात करें तो बनता है प्रत्येक अंग, प्रत्येक अंग, या फिर इसका विग्रह बनेगा हर अंग, प्रत्येक अंग या हर अंग। इसी प्रकार आगे उदाहरणों की अगर अपन बात करें, जैसे शब्द लिखा आमरण, यहां अगर अपन बात करें आमरण की तो इसका जो विग्रह बनता है वो बनता है मरण तक। क्या बनता है विद्यार्थियों? मरण तक इसका विग्रह बनेगा। आमरण का विग्रह क्या बन जाएगा? मरण तक। इसी प्रकार अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे आपके लिए शब्द लिखा बेचैन, क्या लिखा? बेचैन, शब्द लिखा बेचैन, तो इसका जो विग्रह है हम बात करें तो विग्रह बनता है बिना चैन के। विग्रह क्या बनेगा? बिना चैन के। अब यहां पर जो बे शब्द है वो बे शब्द भी क्या है? एक उपसर्ग है। ध्यान रखना, बे शब्द भी क्या है? एक उपसर्ग है। इसी प्रकार जैसे उपसर्ग लिखा बेपरवाह, तो इसका विग्रह क्या बनेगा? बिना परवाह, बिना परवाह। इसी प्रकार जैसे शब्द लिखा सपरिवार, पूर्व पद में क्या आ रहा है? स आ रहा है, उत्तर पद में क्या आ रहा है? परिवार, और स भी एक क्या है? उपसर्ग है, इसलिए यहां पर क्या बनेगा? परिवार के साथ। इसी प्रकार उदाहरण आता है सपत्निक, सपत्निक यानी कि किसके साथ? पत्नी के साथ। विग्रह क्या बनेगा? पत्नी के साथ। तो हमने यहां पर देखा, विद्यार्थियों ध्यान देना, सभी स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पर थे। पूर्व पद में आपको उपसर्ग नजर आ रहा है। पूर्व पद में क्या नजर आ रहा है? उपसर्ग नजर आ रहा है। यहाँ पर उदाहरण की बात करें, आकंठ हुआ तो इसमें उपसर्ग क्या है? यहाँ पर आ है। इसी प्रकार आजीवन में भी उपसर्ग क्या है? आ है। प्रत्यंग शब्द में अगर उपसर्ग की बात करें तो कौन सा है? प्रति है। प्रत्यंग शब्द में कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। और आमरण में कौन सा है? आ है। बेचैन में उपसर्ग कौन सा है? तो बे है। बेपरवाह में भी उपसर्ग क्या है? बे है। और उत्तर पद पूछे तो क्या है? परवाह है। यहाँ पर सपरिवार या सपत्निक उदाहरण के अंतर्गत पूर्व पद में स उपसर्ग आ रहा है। इसलिए ध्यान रखना विद्यार्थियों, पहली बात तो यही याद रखनी है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत कि जहां पूर्व पद में या तो क्या मिलेगा? अव्यय मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा, तो उस समास का नाम क्या है? अव्ययी भाव समास है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। अभी इसके कुछ नियम बाकी है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, आगे हम उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां पर अगर हम बात करें तो स्क्रीनशॉट के बाद में हम बात करते हैं नियम। अव्ययी भाव समास के कुछ नियम हम पढ़ने वाले हैं, इन्हें समझिए। नियम संख्या 1, ध्यान रखना विद्यार्थियों, अच्छे से आपको समझना है। नियम संख्या 1 की अगर बात करें तो ध्यान रखना, जो उनवाची संख्या, कौन सी संख्या? उनवाची संख्याओं में अव्ययी भाव समास होता है। कौन सी संख्याओं में? उनवाची संख्याओं में। अब ये उनवाची संख्याएं क्या होती है? तो ध्यान रखना, जो संख्या होती है उन संख्याओं के अंदर ऐसी संख्या जिनमें उन उपसर्ग आ रहा है। ध्यान रखना विद्यार्थी, हिंदी के अनुसार उन नाम का भी एक क्या होता है? उपसर्ग होता है। कौन सा उपसर्ग होता है? उन नाम का एक उपसर्ग है। और उसके अंतर्गत अगर अपन बात करें, उन नाम के उपसर्ग में अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, यहाँ पर
उन उपसर्ग का प्रयोग जो होता है वो संख्यावाची के लिए होता है। तो ऐसी संख्याएं जो उन से प्रारंभ होती है, सिंपल सी बात से आप समझ सकते हो, ऐसी संख्याएं जो उन से प्रारंभ होती है। उनसे कौन कौन सी प्रारंभ होती है, ध्यान रखना। जैसे शब्द लिखा 19, जैसे शब्द लिखा 59, शब्द लिखा 39, 49, ध्यान रखना। तो 39, 19, 59, 49, 69, 79, इन सभी संख्याओं में अगर कोई समास पूछ ले तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, कौन सा समास बताना है, अव्ययी भाव समास। क्यों बताना है, क्योंकि उन एक उपसर्ग होता है, उन एक क्या होता है, उपसर्ग। अब यहाँ पर हम इनके समास विग्रह की बात करें, इनका समास विग्रह क्या होगा, तो ध्यान रखना 19 का मतलब होता है उन, यानी होता है कम, तो फिर इसका विग्रह बन जाएगा 1 कम 20। 19 का विग्रह क्या बन जाएगा, 1 कम 20। इसी प्रकार 59, तो फिर क्या बन जाएगा, 1 कम 60। इसका विग्रह क्या बन जाएगा, 1 कम 60। इसी प्रकार 39, तो क्या बन जाएगा, 1 कम 40। क्या बन जाएगा, 1 कम 40। और 49 का विग्रह क्या बन जाएगा, 1 कम 50। तो जहां पर ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहां पर हमने देखा कि उन उपसर्ग का प्रयोग हो रहा था। तो ऐसी संख्याएं जिनमें उनसे प्रारंभ होती है 19, 29, 39, 49, 59, 79, इन सभी संख्याओं में अगर कोई पूछ ले आपसे कि कौन सा समास आता है, तो ध्यान रखना कौन सा समास आता है, अव्ययी भाव समास का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले नियम की तरफ। नियम संख्या 2, अव्ययी भाव समास का नियम संख्या 2 की बात करें तो ध्यान रखना पुनरावृत्ति शब्दों में। अब पुनरावृत्ति शब्दों की अगर अपन बात करें तो पुनरावृत्ति शब्द किसे कहते हैं, कि ऐसे शब्द जो बार बार आए। एक ही शब्द का अगर 2 बार प्रयोग हो जाए विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना वहां पर भी कौन सा समास आता है, अव्ययी भाव समास आता है। जब एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग अगर हो जाए तो फिर वहां पर आपको कौन सा समास लगाना है, अव्ययी भाव समास लगाना है। ध्यान रखना विद्यार्थी। देखो हम उदाहरण की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे शब्द लिखा पल पल। शब्द क्या लिखा, पल पल। अब एक ही शब्द कितनी बार आ गया, 2 बार। अब आपसे कोई पूछे जब भी संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, ध्यान रखना कौन से शब्दों की, संज्ञा शब्दों की जब पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा समास आता है, अव्ययी भाव समास आता है। तो ध्यान रखना पल पल, तो फिर यहाँ पर विग्रह क्या बनेगा, पल पल का विग्रह बनेगा हर पल या फिर प्रत्येक पल। पल पल का विग्रह क्या बन जाएगा, हर पल या प्रत्येक पल। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, जैसे शब्द लिखा नगर नगर। नगर नगर, अगर इस शब्द की हम बात करें तो विग्रह क्या बन जाएगा, सीधा सा बन गया हर नगर या फिर प्रत्येक नगर। एक ही शब्द 2 बार आए। इसी प्रकार उदाहरण देखो, जैसे शब्द लिखा रातों रात। बताओ विग्रह क्या बन जाएगा रातों रात का, रात ही रात में।
जैसे अपन कहते हैं ना कि वो रातों रात भाग गया। अब रातों रात भाग गया ना, रात के अंदर क्या हो गया, वो गायब हो गया। तो रातों रात यानी कि रात ही रात। इसी प्रकार शब्द बनता है हाथों हाथ, क्या बन जाएगा, हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में। जिस अगला शब्द देखो, जैसे शब्द लिखा क्षण क्षण, क्षण क्षण, तो फिर इसका विग्रह क्या बन जाएगा, या तो बनेगा हर्षण या फिर बनेगा प्रत्येक क्षण, या तो हर्षण बनेगा या फिर क्या बनेगा, प्रत्येक क्षण बनेगा। इसी प्रकार देखो अगला शब्द देखो, मारा मारी, बहुत अच्छा उदाहरण है। मारा मारी का मतलब क्या होता है, मारा मारी कब होती है बच्चों, जब कोई आपको मारेगा तभी तो आप सामने वाले को मारोगे। तो मारने के बाद मारना, विग्रह क्या बन जाएगा इसका, ध्यान रखना, मारने के बाद क्या करना, मारना। यहां पर विग्रह बनेगा मारने के बाद मारना, मारा मारी, मारने के बाद मारना। इसी प्रकार शब्द लिखा घर घर, घर घर, बोल घर घर का क्या बन जाएगा, प्रत्येक घर, प्रत्येक घर, या फिर बनेगा हर घर। तो हमने देखा यहां पर, ध्यान रखना विद्यार्थियों कि शब्दों की अगर पुनरावृत्ति हो, एक ही शब्द अगर दो बार आए तो फिर वहां पर कौन सा समास लगाना है, अव्ययी भाव समास हमें लगाना है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। ध्यान रखना विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जिन विद्यार्थियों को क्लासें पसंद आ रही है वो सभी वीडियो को लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। ध्यान रखना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। हमारे चैनल पर अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, हिंदी के सभी टॉपिक्स आपको पूरी व्याख्या के सहित पढ़ाए जाएंगे, पूरे विस्तार के साथ पढ़ाए जाएंगे। ध्यान रखना विद्यार्थियों, से चैनल से जुड़े रहें। आपकी आगामी जो भर्तियां हैं राजस्थान के अंतर्गत, जहां भी जिन भी वैकेंसीज के अंतर्गत हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक्स आने वाले हैं, वो सभी टॉपिक्स हमारे चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क करवाए जाएंगे। इसी के साथ जिन विद्यार्थियों को ये पता नहीं हो या जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर, यहाँ पर ध्यान रखना, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रश्नावली होती है। उसके अंतर्गत ध्यान रखना, हिंदी के प्रश्न, राजस्थान कल्चर के प्रश्न, इतिहास के प्रश्न और भूगोल के प्रश्नावली होती है। इसी के साथ साथ ध्यान रखना, बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पर जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर के, उनके लिए भी ध्यान रखना, हम एक प्रश्नोत्तरी लेकर के आने वाला है एग्रीकल्चर के। इसके साथ ही हिंदी के अंतर्गत ध्यान रखना, विशेष तौर पर आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है राजस्थान में, जो हिंदी से संबंधित जो टॉपिक्स आते हैं, उन सभी टॉपिकों की प्रश्नावली यहाँ पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे शुरू होगी। उससे पहले आपको भूगोल की कक्षा की प्रश्नोत्तरी मिलती है और इसके अलावा हिंदी की मिलती है और आपको इतिहास की प्रश्नोत्तरी भी मिलती है। चलो, अब ये भाव समास हम पढ़ रहे थे, इसके हमने 2 नियम पढ़ लें, इसका एक अंतिम नियम हो रहा है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ सके। तो 2 नियम आप पढ़ चुके हो, हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आगे बात करते हैं नियम संख्या 3 की। नियम संख्या 3, ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहां पर आपको करना क्या है, अब आपको यहां पर कुछ शब्द याद रखने हैं। अब कुछ शब्द कौन कौन से, ध्यान रखना, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उनमें आता है अर्थ, अनुसार, पार, उपरांत,
भर या पूर्वक। ये 6 शब्द आपको याद रखने, ध्यान रखना। कौन कौन से 6 शब्द हैं? पहला शब्द है अर्थ, अनुसार, पार, उपरांत, भर या पूर्वक। अगर ये 6 शब्द आप किसी भी शब्द के अंतर्गत देख लो, यानी कि कहीं भी समास में कितने पद आएंगे? 2 पद आएंगे, एक पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। तो उनमें से यहाँ पर एक शब्द अर्थ, अनुसार, पार, उपरांत, भर या पूर्वक में से आएगा। तो फिर वहां पर आपको कौन सा समास लगाना है? अव्ययी भाव समास आपको लगाना है। विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, सब याद कर लेना, जल्दी जल्दी आप इसको बोलिए। 2-3 बार अगर आप इसे बोलेंगे तो ये जल्दी से याद हो जाएंगे। अर्थ, अनुसार, पार, उपरांत, भर, पूर्वक। अर्थ, अनुसार, पार, उपरांत, भर, पूर्वक। ये शब्द अगर किसी शब्द में मिल जाए तो फिर वहां पर कौन सा समास लगाना है? आपको अव्ययी भाव समास लगाना है। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण की बात करें तो हमने जैसे उदाहरण लिखा, शब्द लिखा ज्ञानार्थ। शब्द क्या लिखा? ज्ञानार्थ। यहां बात करें तो एक पद तो ज्ञान है और दूसरा पद क्या है? अर्थ है। तो ध्यान रखना, यहां पर ज्ञानार्थ शब्द में विग्रह जो बनेगा वो क्या बनेगा? ज्ञान के लिए। ज्ञानार्थ का विग्रह क्या बन जाएगा? ज्ञान के लिए। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, जैसे शब्द लिखा श्रद्धानुसार। 2 शब्द हैं यहाँ पर, एक शब्द तो है श्रद्धा और दूसरा शब्द क्या है? अनुसार है। ध्यान रखना मित्रों, सभी को समझ में आ रहा है। पूर्व पद तो है श्रद्धा और उत्तर पद क्या है? अनुसार। तो इसका विग्रह बन जाएगा श्रद्धा के अनुसार। इसी प्रकार अगला उदाहरण की हम बात करें। अगले उदाहरण में शब्द लिखा गंगा पार। यहां अगर हम बात करें गंगा पार की तो ध्यान रखना, पूर्व पद तो क्या आ रहा है? गंगा। उत्तर पद क्या आ रहा है? पार। तो इसका विग्रह क्या बनेगा? गंगा के पार। क्या बनेगा? गंगा के पार। इसी प्रकार अगला उदाहरण, अगला शब्द है जैसे मरणो परांत। अब यहां 2 शब्द थे, एक शब्द तो था मरण और दूसरा था उपरांत। तो विग्रह क्या बनेगा? मरण के उपरांत। क्या विग्रह बन जाएगा? मरण के उपरांत, यानी कि मरने के बाद। इसी प्रकार शब्द लिखा पेट भर। तो विग्रह क्या बन जाएगा? पेट भरकर। पेट भरकर। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है ध्यान पूर्वक। तो फिर शब्द क्या बनेगा? यहां पर पूर्व पद तो ध्यान है, उत्तर पद क्या है? पूर्वक। विग्रह क्या बनेगा? ध्यान के साथ। ध्यान के साथ। तो आपने देखा कि जहां पर दोनों पदों में से एक पद में अर्थ, अनुसार, पार, उपरांत, भर या पूर्वक शब्द हो तो भी वहां पर कौन सा समास लगाना है? अव्ययी भाव समास लगाना है। जल्दी से विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, जल्दी से। जिन जिन विद्यार्थी को क्लास पसंद आ रही है वो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि जो विद्यार्थी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी हिंदी का ज्ञान प्राप्त हो और हिंदी की वीडियो का फायदा मिल सके। ध्यान रखना, हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ पर हिंदी व्याकरण, इसके अलावा कला एवं संस्कृति, इतिहास और ज्योग्राफी, ये सारे विषय आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा प्रश्नोत्तरी भी बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पर सभी विद्यार्थी ध्यान दें। दोबारा से फिर रिवाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने अव्ययी भाव समास आज हमने अध्ययन किया था। तो सबसे पहले हमने अव्ययी भाव समास के अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्या बात करी थी कि जहां पर पूर्व पद में उपसर्ग या अव्यय होगा। ध्यान रखना, मात्र 4 लाइनें आपको याद रखनी, 4 पंक्तियों में पूरा अव्ययी भाव समास कंप्लीट है।
ध्यान रखना विद्यार्थियों, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना आपका जो प्रश्न है वो इन्हीं से आएगा। तो ध्यान रखें, पहली बात तो ये याद रखने की पूर्व पद में क्या आएगा, या तो आएगा उपसर्ग या क्या आएगा अव्यय। सीधा सा तरीका है। पूर्व पद का मतलब क्या होता है, पहले वाला शब्द। इसके बाद में अगर हमने बात करी थी तो हमने देखा था कि जहां पूर्व पद में क्या हो, उपसर्ग या अव्यय हो। उदाहरण हमने देखे थे, यथाशक्ति पूर्व पद में क्या आ रहा था, यथा आ रहा था। प्रतिदिन में पूर्व पद क्या था, प्रति था। इसी प्रकार आगे हमने उदाहरण देखे थे इसके बहुत सारे। उदाहरण में आकंठ में उपसर्ग आ रहा था आ, प्रत्यंग में प्रति था, आमरण में आ था, बेचैन में बे था, सपरिवार में स उपसर्ग था। तो एक बात तो ये याद रखनी कि जहां पर पूर्व पद में उपसर्ग या अव्यय आ जाए वहां कौन सा समास लगाना है, अव्ययी भाव समास आपको लगाना है। दूसरी बात आपको ये बताई कि जहां पर उनवाची हो, कौन सा हो, उनवाची संख्या अगर है, उनवाची का मतलब जिन संख्याओं के प्रारंभ में उन आ रहा है, जैसे 19, 29, 39, 49, 59, इन सभी संख्याओं में अगर कोई समास पूछ ले तो आपको कौन सा समास बताना था, अव्ययी भाव समास बताना है। एक तो उपसर्ग, एक उनवाची संख्या। आगे तीसरी बात की हम बात करें कि अगर एक ही शब्द दो बार आ जाए, पुनरावृत्ति शब्दों की क्या हो, पुनरावृत्ति यानी कि बार बार एक ही शब्द दोबारा अगर रिपीट हो रहा है तो भी वहां पर कौन सा समास लगाना है, आपको अव्ययी भाव समास लगाना है। कंप्लीट। और इसके बाद में अंत में हमने देखा था अगर किसी शब्द में कौन कौन सा शब्द अर्थ अनुसार पार, उपरांत, भर या पूर्वक शब्द आ जाए तो भी वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो चलो मित्रों, वीडियो आपको पसंद आई होगी, ध्यान रखना। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इससे आपको क्या होगा कि जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप प्रेम रखें और इसी तरह आप ध्यान रखें, कक्षा को अटेंड करते रहें। इसके अलावा ये ध्यान रखना, ये जो क्लास है वो तो रिकॉर्डेड है कोर्स की। इसके अलावा जो प्रश्नावली होती है वो बिल्कुल लाइव होती है। ध्यान रखना, रात्रि 8 बजे आपसे वापस मिलेंगे नई वीडियो के साथ हम। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप अध्ययन करते रहें और इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।